तो अचानक से ही आसमान से एक एलियन शिप के टुकड़े धरती पर गिरने लगती है, जिन्हें डिब्रीज बोला जाता था, और वो इंसानों को सुपर पावर देने लगती है। लेकिन उन डिब्रीज के टुकड़ों की वजह से काफी सारे लोग मुसीबत में भी आ गए थे। तब गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है ताकि वो इन सभी डिब्रीज के टुकड़ों को इकट्ठा कर पाए और इन सभी लोगों को सही कर पाए। अब वो लोग ऐसा कैसे करती है, इसके बारे में इस कहानी में हमें जानने को मिलेगा। अब मैं कहानी को शुरू करने से पहले ही बता दूं कि ये इस कहानी का दूसरा पार्ट है, और अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप लोग पहले इसके फर्स्ट पार्ट को देख कर आए, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बस को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर से कहीं पर जा रही थी। उसमें बहुत सारे पैसेंजर थे और तभी अचानक से ही उन सभी पैसेंजर को एक अजीब सा साउंड आने लगता है, और फिर जैसे ही वो साउंड बंद होता है वैसे ही उस बस के सामने एक अजीब सा पोर्टल आ जाता है, जिसमें वो बस जाकर अचानक से गायब हो जाती है। जिसके साथ ही अब सीन वहां से एक दूसरी सिटी के स्क्रैप यार्ड पर आता है, जहां पर अचानक से ही एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से वो बस बाहर आती है जो कि अभी कुछ समय पहले एक दूसरे पोर्टल से गायब हुई थी। अचानक से यूं ट्रेवल कर जाने की वजह से बस का बैलेंस बिगड़ गया था, और जैसे ही वो पोर्टल से बाहर आती है वैसे ही वो क्रैश कर जाती है, जिससे उसके अंदर मौजूद सारे के सारे लोग मारे गए थे। तभी अचानक से वहां पर एक आदमी आकर उस बस को बहुत ध्यान से देखने लगता है, पर अभी हमें नहीं बताया जाता कि वो आदमी कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा था। जिसके साथ ही सीन अब फिनोला और साथ ही ब्रायन पर आता है, जहां पर फिनोला अभी भी ब्रायन से नाराज थी क्योंकि ब्रायन ने अब तक उसको नहीं बताया था कि फिनोला के पिता जिंदा हैं। पर अभी के टाइम पर फिनोला इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए ब्रायन के साथ उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है जहाँ पर बस आकर क्रैश हो गई थी। वहाँ पर जाने के बाद उन दोनों को वहाँ पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर से पता चलता है कि वो बस असल में न्यू जर्सी की थी, चूंकि अचानक से ही वर्म होल ओपन हो जाने की वजह से इस जगह पर आ गई। अब ये बात जानने के बाद फिनोला और ब्रायन सबसे पहले उस सीसीटीवी फुटेज को देखती हैं जब वो बस न्यू जर्सी से गायब हुई थी। तब उन्हें पता चलता है कि असल में वो बस न्यू जर्सी से जब गायब हुई थी उस समय वहाँ पर इनफ्लक्स का भी एक आदमी मौजूद था, जो कि काफी समय से बस के ऊपर नजर रखे हुए था, और हो सकता था कि इनफ्लिक्स ने ही किसी डेब्रिस की मदद से उस बस को वहां से टेलीपोर्ट करके इस जगह पर भेज दिया हो। पर अभी तक उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इनफ्लक्स वाले ऐसा क्यों कर रहे थे। और तभी अचानक से ब्रायन को भी ये बात याद आती है कि उस ऑफिस में जहाँ पर सारे डेब्रिस को डीएक्टिवेट करने के बाद रखा जाता था, अचानक से ही वहाँ पर से एक डेब्रिस गायब हो गया था जो कि चीजों को टेलीपोर्ट करने की पावर रखता था। और हम लोग तो जानते ही हैं कि ये सारा का सारा काम मैडॉक का किया कराया था, जिसने ही वो डेब्रिस चुरा कर रशियन माफिया को बेचा था। खैर अभी के समय पर ये सारी बातें कंफर्म होने के बाद कि इस पूरी के पूरी केस में इनफ्लक्स का हाथ है, ब्रायन और साथ ही फिनोला तुरंत ही न्यू जर्सी के लिए निकल जाती हैं और साथ ही उस आदमी के ऊपर नजर रखना चालू कर देते हैं जो कि इनफ्लक्स के साथ मिला हुआ था। और तभी फिनोला और ब्रायन के पास एक होटल की सीसीटीवी फुटेज आती है, जिसमें ही वो आदमी टारकोल और उसके साथियों के साथ रुका हुआ था, और टारकोल क्योंकि वहां पर आया हुआ था तो इसका मतलब साफ था कि वो लोग उस शहर में कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले थे। अब उन लोगों की शक्ल देखने के बाद फिनोला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वही लोग थे जिनकी वजह से फिनोला को उसके पिता से दूर होना पड़ा था। इसीलिए वो तुरंत ही बाहर जाकर गुस्से में प्रिया को कॉल करती है और उन लोगों को पकड़ने की परमिशन मांगती है, ताकि वो उन लोगों से अपने पिता के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा पाए। पर प्रिया अभी के लिए उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानना चाहती थी कि इनफ्लक्स ग्रुप क्या करना चाहता है। अब फिनोला को ना चाहते हुए भी प्रिया की बात को मानना पड़ता है, पर अभी भी वो ब्रायन के साथ सही से बात नहीं कर रही थी, जिससे ब्रायन भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। पर वो फिनोला से इस बारे में कुछ बोल पाता तभी अचानक से ही वहाँ पर उन्हें वैसा ही साउंड सुनाई देता है जैसा हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और तब वो दोनों समझ जाते हैं कि उनके ही एरिया में भी इनफ्लक्स वाले वापस से एक वर्महोल को क्रिएट करना चाहती हैं, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और आसपास की जगह पर इनफ्लक्स वालों को ढूंढना चालू कर देते हैं। पर तभी अचानक से उन दोनों को और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को वो आवाज आनी बंद हो जाती है, जिसका मतलब यही था कि डेब्रिस को बंद कर दिया गया था, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि इनफ्लक्स वाले अभी सिर्फ टेस्टिंग कर रहे थे, ताकि अगर आगे उन्हें जरूरत पड़े तो वो उस सिटी में भी वर्महोल क्रिएट कर सकें। खैर अभी किस समय पर फिनोला और ब्रायन इस बारे में बातें करते हुए एक रेस्टोरेंट के पास आ गए थे, जहां पर आने के बाद जब वो रेस्टोरेंट के अंदर जा ही रहे होते हैं तभी अचानक से ही रेस्टोरेंट में से वो बंदा बाहर निकलता है जो कि एक टेररिस्ट था और वो इनफ्लक्स ग्रुप के साथ मिला हुआ था। फिर वो जैसे ही फिनोला और ब्रायन को अपने पास देखता है तो तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, पर क्योंकि उस समय पर वहां पर फिनोला और ब्रायन के और भी काफी सारे ऑफिसर्स मौजूद थे, वो तुरंत ही उस बंदे को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तब उस बंदे की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में इनफ्लक्स ग्रुप वाले इस बार पूरे शहर को ही गायब करना चाहते हैं, ताकि वो CIA को ही पूरी तरह से गायब कर सके। अब इस बारे में जानने के बाद फिनोला और ब्रायन काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, पर वो उस बंदे से और कुछ पूछ पाते तभी अचानक से ही वो बंदा अपने पास से गन निकालकर खुद को शूट कर लेता है। अब क्योंकि फिनोला और ब्रायन को इनफ्लक्स ग्रुप के मोटिव के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो उस ग्रुप को भी पकड़ने का टास्क चालू कर देते हैं। और तब उन्हें प्रिया के द्वारा दी गई एक वीडियो की मदद से पता चलता है कि उस तरह के वर्महोल को क्रिएट करने के लिए स्टील के बड़े बड़े एंटीना की जरूरत होती थी, जिससे ही वो वर्महोल क्रिएट हो सकते थे।
और ये बात जानने के बाद वो लोग समझ जाती हैं कि अगर इन्फ्लक्स ग्रुप को पूरे शहर को ही गायब करना है तो उन्हें बहुत बड़े बॉम्ब होल को बनाना पड़ेगा, जिसके लिए वो उस सिटी की सबसे बड़ी बिल्डिंग को ही यूज कर सकती थी। और क्योंकि उस शहर में वैसी 3 ही सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, तो इसीलिए ये बात समझ में आते ही तुरंत ब्रायन, फिनोला और साथ ही मैडॉक अपने साथ कुछ सोल्जर को लेकर उन तीनों बिल्डिंग की तरफ जाने लगती हैं। और तब उन लोगों की बातों से हम लोग ये बात भी जान पाते हैं कि उन 3 बिल्डिंग में से सिर्फ 2 बिल्डिंग के अंदर ही डिब्रीज होने वाले थे, और उन्हीं 2 डिब्रीज की पावर को कंबाइन करने के बाद इन्फ्लक्स वाले पूरे शहर को गायब करके उसे दूसरे डायमेंशन में भेजने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग टारलॉक को देखते हैं, जो अपने एक साथी के साथ उन्हीं 3 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग में था, और वहां पर वो एक डेब्रिज को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी उसको ये बात नहीं पता थी कि फिनोला, ब्रायन या फिर मैडॉक तीनों में से कोई भी आकर उसे अचानक से धप्पा कर सकता है। जिसके साथ ही अब सीन वहां से ब्रायन पर आता है, जो जब तीनों में से एक बिल्डिंग में पहुंचता है तो वहां पर पहले तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, और बाद में जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो अचानक से ही उसकी नजर एक डिब्रीज पर पड़ती है, जिसको एक दीवार से चिपकाया गया था। वो डिब्रीज असल में एक्टिवेट हो चुका था, जो देखने के बाद ब्रायन वहां पर तुरंत ही अपनी साइंटिस्ट टीम को बुला लेता है ताकि वो डिब्रीज को डीएक्टिवेट करवा सके। पर जैसे ही वो लोग उस डिब्रीज की तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी अचानक से ही वहां पर इन्फ्लक्स के कुछ लोग पहुंचकर उन साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करके उन्हें जान से मार देती हैं। अब ब्रायन ने वहां पर मौजूद इन्फ्लक्स के सभी लोगों को तो मार दिया था, पर उसके सारे साइंटिस्ट भी मारे गए थे। सिर्फ एक साइंटिस्ट ही जिंदा बची थी, जो बहुत ज्यादा ही घायल हो चुकी थी और वो इस हालत में नहीं थी कि वो डिब्रीज को खुद से ही डीएक्टिवेट कर पाए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मैडॉक को देखते हैं, जो जब दूसरी बिल्डिंग में जाता है तो वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिसके साथ ही सीन अब फिनोला पर आता है, जो जब थर्ड बिल्डिंग में जाती है तो वहां पर उसके सामने सीधा टारलॉक आ गया था, जो जैसे ही फिनोला को देखता है वैसे ही वो फिनोला के सभी साथियों को जान से मार देता है। अब वैसे तो वहां पर टारलॉक चाहता था कि वो फिनोला को भी जान से मार दे, पर वो किसी वजह से फिनोला को जान से नहीं मारता, जिसके बाद वो तुरंत ही वहां पर से डिब्रीज निकालता है और अपने एक साथी को वो डिब्रीज देते हुए उसे वहां से टेलीपोर्ट करके वहां से भगा देता है। उस वक्त तक फिनोला अपने सभी साथियों को संभालने में लगी हुई थी, और अब इसी बात का फायदा उठाते हुए टारलॉक भी वहां से भाग जाता है। पर जैसे ही फिनोला उसको देखती है तो वैसे ही वो भी उसका पीछा करना चालू कर देती है। अब फिनोला के पास 2 रास्ते थे कि या तो वो टारलॉक के साथी के पीछे जाकर उसको रोके, या फिर वो अपने पिता के कातिल यानी कि टारलॉक को पकड़कर उससे पूछताछ करे। लेकिन इस बार फिनोला, जो वैसे तो सख्त लौंडिया थी, पर इस बार वो पिघल जाती है और भावनाओं में बहती हुई वो टारलॉक का ही पीछा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग टारलॉक के साथी को देखते हैं, जिसने दूसरी बिल्डिंग में जाकर उस डिब्रीज को लगाकर वहां पर एक्टिवेट कर दिया था, और इसका मतलब यही था कि अब कभी भी वहां पर वर्म होल ओपन हो सकता था। जो बात ब्रायन को समझ में आ जाती है, और क्योंकि वो खुद भी किसी भी हालत में शहर को बचाना चाहता था, इसलिए वो साइंटिस्ट जो कि घायल थी उससे खुद इंस्ट्रक्शन लेते हुए डिब्रीज को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है, जिसमें वो कामयाब भी हो गया था और अब शहर बच जाता है। वहीं हम लोग फिनोला को देखते हैं, जो अभी भी टारलॉक का पीछा कर रही थी, पर अब टारलॉक उसे खुद ही आकर पकड़ लेता है और उसके पिता जॉन के बारे में उससे बातें करते हुए हंसने लगता है, जिससे फिनोला को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले ही वहां पर बहुत सारे ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं, जो टारलॉक को पकड़कर अपने साथ गिरफ्तार करते हुए लेकर चले जाते हैं। इसीलिए अब फिनोला भी उससे अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं पूछ पाती, क्योंकि वो किसी के भी सामने ये शो नहीं कर सकती थी कि उसके पिता अभी भी जिंदा है। तभी अचानक से फिनोला के पास उसकी बहन डी का मैसेज आता है, जिसमें उसने फिनोला को उनके बचपन की फैमिली वीडियो भेजी थी, जो देखने के बाद फिनोला बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि पहले के टाइम पर उनकी फैमिली सच में बहुत ज्यादा खुश रहती थी और सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पर उन दोनों की मॉम डैड की डेथ के बाद अचानक से ही सब कुछ बदल गया था। खैर अगले दिन हम लोग केसी और कोल नाम के एक टीनेज कपल को देखते हैं, जो कि अचानक से एक बेयर हाउस में चले जाते हैं, जहां पर जाने पर उन्हें वहां पर लोगों की कुछ लाशें दिखाई देती हैं, जो कि सड़ रही थी, पर उससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बस वहां पर से अपना जरूरत का सामान उठाकर वहां से निकल जाती हैं। और उन लाशों की सबसे अजीब चीज ये थी कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल रही थी, और इस बारे में जब ब्रायन और फिनोला को पता चलता है तो हमेशा की तरह वो दोनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर वो लाशें मिली थी। जहाँ रास्ते में अचानक से फिनोला ब्रायन से बातें करते हुए उसे बताती है कि लास्ट टाइम जब वो अपने पिता यानी कि जॉन से मिली थी, तब उससे बातें करते हुए उन्होंने उसे बताया था कि इस बार वो ग्रीस के लिए जाने वाले हैं, पर उसके बाद ही अचानक से उन्होंने सुसाइड कर लिया था और वो मारे गए थे। इस बात को ब्रायन बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि मैडॉक ने उससे कहा था कि वो फिनोला से बातें करते हुए ये जानने की कोशिश करे कि मरने से पहले जॉन कहाँ पर गया था। अब ये बात ब्रायन को पता तो चल गई थी, लेकिन असल में ये गलत इन्फॉर्मेशन थी, जो जानबूझकर फिनोला ने ब्रायन को बताई थी, क्योंकि उससे ऐसा करने के लिए प्रिया ने कहा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिनोला और ब्रायन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन लोगों की लाशें मिली थी, जो कि सड़ रही थी। अब उस जगह की पुलिस से बात करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लाशें असल में 2 बुजुर्गों की हैं, जो कि 80 साल के थे और 2 दिन पहले ही पास के एरिया में से गायब हुए थे। जिसके बाद अचानक से ही वो किसी डिब्रीज के कांटेक्ट में आ गए और उनके साथ ऐसा हो गया।
उनकी बॉडी में मांस का नामो निशान तक नहीं था, जैसे कि डिब्रेस ने उनकी पूरी लाइफ और साथ ही उनकी बॉडी के हर एक पार्ट को चूस लिया हो। और उनकी बॉडी के आसपास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनी थी उसका कारण भी वही डिब्रेस था। और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि कोई भी इंसान उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में अपना फोन रखकर भी चार्ज कर सकता था। अब क्योंकि ये बात थोड़ी अजीब थी, इसलिए फिनोला और ब्रायन वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। तब उन्हें उसमें वही टीनेज कपल भी दिखाई देते हैं जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। लेकिन केसी और कोल के बारे में कहीं पर भी कोई भी डाटा मौजूद नहीं था। पर क्योंकि फिनोला और ब्रायन को उन दोनों के ऊपर ही शक था, इसीलिए वो उन दोनों को ढूंढना चालू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मैडॉक को देखते हैं, जो टारलॉक को इंटेरोगेट करके उससे जॉन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जानबूझकर टारलॉक मैडॉक को कुछ भी नहीं बताता, जिससे मैडॉक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत ही ब्रायन के पास कॉल करते हुए उससे ये जानने की कोशिश करने लगता है कि जॉन आखिरी बार कहाँ पर गया था। तब ब्रायन मैडॉक को जॉन की ग्रीस जाने के बारे में बताकर वापस से अपने काम में लग जाता है। तब ब्रायन को पता चलता है कि पास के ही एक और एरिया से 80 साल के बूढ़े आदमी जिसका नाम कैप्सी था, उसके गायब होने की खबर आई है। और क्योंकि कैप्सी के पास आखिरी बार कोल और साथी केसी ही गए थे, इसीलिए ब्रायन और फिनोला इस बात को समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो दोनों ही हैं जो कि बूढ़े लोगों के गायब होने का रीजन बन रहे हैं। इसीलिए अब वो सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन दोनों की गाड़ी को देखते हुए उनकी गाड़ी की लोकेशन को ट्रैक करने लगती हैं और उसी जगह पर जाने लगती हैं जहां पर अभी के समय उनकी गाड़ी मौजूद थी। दूसरी तरफ हम लोग कॉल को देखते हैं, जो कि एक और 80 साल के आदमी के पास आया हुआ था और वो उससे बातें करते हुए उसे भी जैसे तैसे अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। अब क्योंकि उस आदमी जिसका नाम सुभाष था उसका इस दुनिया में कोई और नहीं था, इसीलिए वो कॉल की बात को मान जाता है। तब कोल सुभाष को लेकर अपने साथ जंगल में आ गया था, जहाँ पर केसी और उसके ही साथ के 2 टीनेज आदमी और मौजूद थे। और जैसे ही हम लोग उन लोगों की बातों को सुनते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि वो 2 आदमी भी अभी अभी केसी और कोल से मिले थे और वो दोनों अब बहुत ज्यादा खुश थे। पर अभी के समय पर सुभाष को हमारी ही तरह ये बात समझ में नहीं आती कि वो 2 आदमी असल में क्यों खुश थे। जो देखने के बाद कोल अपने पास मौजूद एक डिब्रीज का टुकड़ा निकालकर सुभाष के हाथ में दे देता है, जिससे अचानक से ही सुभाष 80 साल के आदमी से एक टीनेज बॉय बन गया था, जिससे अब सुभाष भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब इस बात का मतलब साफ था कि केसी और कोल के पास जो डिब्रीज का टुकड़ा मौजूद है वो किसी भी इंसान की एज को कम करके उस इंसान को वापस से टीनेज में लेकर आ सकता है। पर अभी के समय पर केसी और कोल उस डिब्रीज के टुकड़े का इस्तेमाल सभी लोगों पर क्यों कर रहे थे, इसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। अब सुभाष वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था और वो वापस से अपने घर पर जाने वाला था। पर वहाँ पर हम लोग कोल की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो लोग जो कि उस डिब्रीज के टुकड़े की वजह से यंग हुए थे, वो उस डिब्रीज के टुकड़े से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। और अगर वो ऐसा करते तो वो लोग मारे जाते और उनका हाल बिल्कुल उसी तरह से होता जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले उन डेड बॉडीज का देखा था, जिनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई थी। अब कोल और उसके साथी इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ही वहाँ पर फिनोला और ब्रायन अपनी टीम के साथ कोल की गाड़ी को ट्रैक करते हुए पहुंच जाते हैं। तब ब्रायन एक आदमी को पकड़ लेता है और हम लोग ब्रायन के साथी को देख पाते हैं जो कि सुभाष को पकड़ लेता है। पर कोल और केसी किसी तरह से वहां से भाग जाते हैं। पर वहां पर हम लोग एक और आदमी को देखते हैं जिसका पीछा फिनोला कर रही थी, पर वो आदमी तो किसी डिब्रीज के असर वाले रेडियस से बाहर चला जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तब उसकी बॉडी भी पूरी सूख गई थी और उसकी बॉडी के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई थी, जो देखकर फिनोला काफी ज्यादा शॉक थी। वहीं हम लोग कोल और केसी को देखते हैं जो कि भागते हुए ही पास की जगह में छुप जाते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि अगर वो डेब्रीज को लेकर ज्यादा दूर गए तो सुभाष और उनका दूसरा साथी जो कि पुलिस वालों की चपेट में आ गया था, वो लोग भी मारे जाएंगे। वहीं जब इस बारे में ब्रायन को पता चलता है कि जिन टीनेज लड़कों को उसने पकड़ा है वही सुभाष और कैप्सी है, तो उसके होश उड़ जाती हैं। तभी अचानक से ही ब्रायन के पास उसके एक साथी का कॉल आता है, जिससे ब्रायन बात करने लगता है। जिससे बात करके ब्रायन को पता चलता है कि मैडॉक ने अचानक से ही फिनोला के घर में ब्रायन के साथी से रेड मारने के लिए बोला था और वहां पर मौजूद सभी चीजों को इकट्ठा करके लाने के लिए भी बोला था। जो बात जानने के बाद ब्रायन काफी ज्यादा शौक होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तब ब्रायन इस बात को समझ गया था कि मैडॉक असल में जॉन के बारे में और ज्यादा चीजें पता करना चाहता है और इसीलिए उसने फिनोला के घर में रेड पड़वाई है। पर ना तो मैडॉक ने इस बारे में फिनोला को बताया था और ना ही उसने ब्रायन को बताया था, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि अगर फिनोला को इस बारे में पता चलता है तो फिनोला ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। और साथ ही उसने ब्रायन को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि जब ब्रायन को इस बारे में पता चलेगा तो ब्रायन को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और साथ ही वो मैडॉक को ऐसा करने से मना करेगा। पर ब्रायन अभी के समय पर समझ गया था कि मैडॉक और भी चीजें उससे छुपा रहा है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो फिनोला को उसके पिता के जिंदा होने के बारे में बता देगा और साथ ही ये बात भी बता देगा कि मैडॉक ने उसके घर में रेड पड़वाई है। और इसलिए अब वो फिनोला को अकेले में बुलाकर उससे बता देता है कि जॉन अभी भी जिंदा है। और तब हम लोग ब्रायन की बातों से ये भी जान पाते हैं कि असल में उसने मैडॉक के कहने की वजह से नहीं बल्कि फिनोला से ये बात इसीलिए छुपाई थी क्योंकि पहले उसे लग रहा था कि वो जॉन का क्लोन भी हो सकता है, जो कि जानबूझकर इन्फ्लक्स वालों ने CIA को धोखा देने के लिए बनाया होगा।
पर क्योंकि मैडॉक की इस हरकत की वजह से अभी के समय पर ब्रायन को ये बात कंफर्म हो गई थी कि वो असली जॉन है, इसीलिए फिनोला को उसने ये बात बता दी। तब फिनोला का ट्रस्ट भी ब्रायन पर वापस से बन जाता है और वो उसे बता देती है कि उसे भी इस बारे में पहले से पता था। जिसके बाद अभी के समय पर वो दोनों वापस से इसी केस को सोल्व करने में लग जाती हैं। तब उन्हें उस वेयर हाउस वाली जगह से एक वॉकी टॉकी मिलता है जो कि असल में कोल का ही था। तब उसके जरिए ब्रायन कोल से बात करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसे अपनी केसी की, सुभाष की और कैप्सी की जान बचानी है तो उसे वापस आना पड़ेगा। लेकिन अभी के समय पर कोल उसकी बात को नहीं सुनता और वॉकी टॉकी को डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी अचानक से ब्रायन के पास उस डॉक्टर का कॉल आता है जिसने वेयर हाउस में मिली बॉडीज का पोस्टमार्टम करा था। और तब उसकी बातों से हम लोग जान पाती हैं कि उन लोगों की सारी एनर्जी को डेब्रिस ने चूस लिया था, पर अगर साइंटिस्ट को डेब्रिस मिल जाए तो वो केसी, कैप्सी, कोल और साथ ही सुभाष को पहले जैसा कर सकता है। क्योंकि अगर वो इसी तरह से रहे तो जब भी वो डेब्रिस से दूर जाएंगे तो वो लोग मारे जाएंगे। इस बारे में जानने के बाद ब्रायन वापस से कोल से कांटेक्ट करके उसे सब बताता है और तब हम लोग कोल की बातों से जान पाते हैं कि असल में उसका बस यही सपना था कि वो बस अपनी बीवी के साथ अच्छे से रहे। पर उसकी और केसी की उम्र 90 साल हो गई थी, जिस वजह से केसी को डिमेंशिया हो गया था और वो कोल को अक्सर भूल जाया करती थी। लेकिन एक दिन कोल को वो डेब्रिस मिला जिससे अचानक से कोल जवान हो गया और बाद में उसने केसी को भी टीनेज गर्ल बना दिया। और क्योंकि अब उसकी इच्छा पूरी हो गई थी इसीलिए वो केसी के साथ इसी तरह से रहना चाहता था। तब वहाँ पर ब्रायन उसे समझाने की कोशिश करता है कि असल में डेब्रिस बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और जब भी कोल या फिर केसी उस डेब्रिस से दूर जाएंगे तो उनकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। लेकिन कोल के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। उसे लग रहा था कि अगर वो डेब्रिस की मदद से 60 या 70 लोगों को और पूरी से जबान कर देगा तो डेब्रिस को डेब्रिस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनर्जी मिल जाएगी और अगर उसके बाद किसी या फिर कोल बिना डेब्रिस के भी कहीं दूर जाती हैं तो वो लोग जिंदा रहेंगे। लेकिन ब्रायन के हिसाब से ये सच्चाई नहीं थी और इसीलिए वो कोल से वापस आने को कहता है। पर हम लोग कोल की बातों से जान पाते हैं कि अब वो उस सिटी से भागने वाला था और अब वो कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन इस बार खुद केसी ही उसे रोक देती है क्योंकि वो ब्रायन की बातों को समझ गई थी और वो ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती थी जिससे किसी और की लाइफ को खतरा हो। इसीलिए वो कोल को समझाती है और उससे डेब्रिस को पास में ही रखवाने के बाद वो कोल के साथ जाकर एक पहाड़ी से कूदकर सुसाइड कर लेती है। जिसके अगले ही दिन ब्रायन और फिनोला को वो डेब्रिस जंगल में ही मिल गया था। जिसके बाद वो दोनों सबसे पहले तो सुभाष और कैप्सी को डेब्रिस की मदद से नॉर्मल करते हैं और बाद में अपनी सिटी की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में अब फिनोला और ब्रायन दोनों ही आपस में बातें करके समझ गए थे कि मैडॉक और प्रिया दोनों ही उन्हें धोखा दे रही थी। साथ ही अब उन्हें ये बात भी पता चल गई थी कि मैडॉक कुछ रशियन गैंग को भी डेब्रिस सेल कर रहा था, लेकिन अभी वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। और अगर उन्हें उस सच्चाई के बारे में पता करके उनके खिलाफ एक्शन लेना था जो प्रिया और मैडॉक उनसे छुपा रहे थे, तो अभी के लिए उन्हें एक सही मौके का वेट करने की जरूरत थी। जिसके साथ ही अब सीन वहां से सैम नाम के एक आदमी पर आता है जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो एक बस स्टैंड पर बैठा होता है। तभी अचानक से ही वहां पर मौजूद बाकी सारे लोग किसी चीज के वश में आकर एकदम फ्रीज हो जाती हैं और उतने में ही वहां पर एक औरत आकर सैम के पास मौजूद बैग लेकर वहां से चली जाती है। तब सैम उसको रोकने की कोशिश करता है पर वो औरत उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती, जैसे कि वो किसी के वश में हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अचानक से ही सैम अपने पास मौजूद एक गन को निकालता है और अपने आप को ही शूट कर सुसाइड कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ब्रायन को देखते हैं जो कि मैडॉक के पास जाकर उससे मिलता है और बातें करते हुए उसे बता देता है कि फिनोला को इस बात का पता चल गया है कि जॉन अभी भी जिंदा है। पर मैडॉक को इस बारे में शायद पहले से पता चल गया था, इसलिए वो ब्रायन की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और हम लोग ब्रायन को देखते हैं जो कि फिनोला के साथ सीधा उस जगह पर आने के लिए निकल जाता है जहाँ पर सैम ने सुसाइड करी थी। वहां पर जाने के बाद फिनोला और ब्रायन को इस बात का पता चलता है कि असल में सैम के पास एक डेब्रिस मौजूद था जो कि उसे कहीं से मिल गया होगा और उसको ही बेचने के लिए वो जा रहा था। पर अचानक से ही वहां पर मौजूद सभी लोग किसी चीज के वश में आ गए और उनमें से एक लड़की उसका बैग लेकर अपने साथ चली गई और सैम ने बाद में सुसाइड कर लिया। वो लड़की जो उसका बैग लेकर गई थी वो भी पकड़ी गई थी पर उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसका मतलब यही था कि इस बार उनका सामना जिस डेब्रिस से होने वाला था वो डेब्रिस अपने अंदर मैनिपुलेटिव पावर रखता है। तब ब्रायन और फिनोला तुरंत ही सैम के घर में जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात सैम की भाई ल्यूक से होती है और वहाँ पर उससे बात करके उन्हें पता चलता है कि असल में सैम को पास की ही लेक से एक डेब्रिस मिला था जिसको वो बेचने के लिए एक आदमी के पास जाने वाला था। लेकिन बाद में जैसे ही सैम ने उस डेब्रिस को टच करा वैसे ही वो अजीब सा बिहेव करने लग गया और वो काफी ज्यादा परेशान रहने लग गया। इतने में ही वहाँ पर सैम की छोटी बेटी कैरोलाइन आ जाती है जिसको देखकर तुरंत ही वहाँ पर ब्रायन, फिनोला और साथी ल्यूक बात करना बंद कर देती हैं क्योंकि वो इसके बारे में कैरोलाइन के सामने कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। तो फिनोला और ब्रायन ये बात डिसाइड करती हैं कि वो सबसे पहले उस लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर सैम को वो डेब्रिस मिला था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती हैं। पर रास्ते में हम लोग देखते हैं कि वो अपनी गाड़ी को मोड़कर हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगती हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वो डेब्रिस के पास जाना चाहते थे पर अचानक से ही वो कहीं और पर जा रही थी, तो वो काफी ज्यादा शॉक होते हैं और तुरंत ही अपनी गाड़ी को लेक की तरफ मोड़ लेते हैं।
लेकिन लेक के पास जाने के बाद अचानक से ही फिनोला को डर लगने लगता है और उसकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि उसके हिसाब से डेब्रिस उससे बातें कर रहा था और वो नहीं चाहता था कि फिनोला और ब्रायन उस डेब्रिस के पास जाएं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग टारलॉक को देख पाते हैं, जिसे इस बार मैडॉक इंटेरोगेट करने के लिए एक डेब्रिस का यूज करता है और बाद में वो उस डेब्रिस की मदद से टारलॉक की रिसेंट मेमोरी जो भी जॉन के साथ थी उन सबको देख लेता है, जिससे मैडॉक को अब ये बात पता चल गई थी कि इन्फ्लक्स वालों ने जॉन जोन्स को कहां पर छुपा कर रखा हुआ है। आगे सीन वापस से ब्रायन और फिनोला पर आता है, चूंकि अब सैम के बारे में और ज्यादा पता करने के लिए उसकी बीवी के पास आए हुए थे, जिसने सैम से बहुत पहले ही डिवोर्स ले लिया था और साथ ही उसी के पास कैरोलाइन की कस्टडी भी थी। लेकिन जब ब्रायन और फिनोला को ये बात याद आती है कि असल में कैरोलाइन सैम के घर यानी कि अपने पिता के घर पर थी, तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि उनके हिसाब से अगर कैरोलाइन की कस्टडी उसकी माँ के पास थी तो कैरोलाइन को भी उसकी माँ के पास ही होना चाहिए था। और इस बारे में जब वो कैरोलाइन की माँ से बात करने की कोशिश करती हैं तो कैरोलाइन की माँ इस बात पर कोई भी जवाब नहीं दे पाती। इसका मतलब साफ था कि उनके ऊपर भी डेब्रिस का असर हो चुका था और किसी ने जानबूझकर ही कैरोलाइन को सैम के घर पर भिजवा रखा था। लेकिन अब यहाँ से सीन कट होकर सीधा कैरोलाइन पर आता है, जो कि उसी लेक के पास आती है जिसके अंदर डेब्रिस मौजूद था। वहाँ पर जाने के बाद वो कुछ सोचती हुई अपनी कुछ शक्तियों का यूज करती है, जिससे डेब्रिस के सारे टुकड़े उसके पास ही आकर इकट्ठे हो जाती हैं, जिससे अब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि वो खुद कैरोलाइन ही है जो कि उस डेब्रिस की पावर का यूज कर रही थी। पर अभी हमें ये बात नहीं बताई जाती है कि कैरोलाइन ने अपने पिता यानी कि सैम को क्यों मरवाया। अभी के टाइम पर कैरोलाइन उन सभी टुकड़ों को लेने के बाद वापस से अपनी गैराज की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग फिनोला और ब्रायन को देख पाती हैं, जो कि वापस से सैम के घर पर आई थी, जहाँ पर वो लोग से बातें करते हुए उससे डेब्रिस के बारे में पूछने लगते हैं। अब ब्रायन और लूक आपस में बातें कर रहे थे, उसी दौरान वहाँ पर फिनोला की नजर कैरोलाइन पर पड़ती है, इसीलिए वो कैरोलाइन से जाकर अकेले में बातें करने लगती है और तब जाकर हम लोग कैरोलाइन की बातों से जान पाती हैं कि असल में कैरोलाइन नहीं बल्कि ल्यूक खुद ही उस डेब्रिस को कंट्रोल कर रहा था और उसने ही सैम को जान से मरवाया है। जिसके साथ ही अब सीन कट होकर ब्रायन पर आता है, जो कि जब ल्यूक से बातें कर रहा था तभी अचानक से ही उसकी नजर उस बैग पर पड़ती है जिसमें सैम पहले के टाइम पर उस डेब्रिस को लेकर जा रहा था और अभी के समय पर वही बैग ल्यूक के पास पड़ा हुआ था। और तब ब्रायन भी सब कुछ समझ जाता है और ल्यूक से सारी सच्चाई पूछने लगता है। तब हम लोग ल्यूक की बातों से जान पाती हैं कि असल में ल्यूक पहले के समय में आर्मी में हुआ करता था, पर वहाँ पर उसके साथ अच्छा सलूक नहीं होता था, इसीलिए उसने आर्मी को छोड़ दिया और तब से ही उसने डिसाइड करा कि वो आर्मी वालों से बदला जरूर लेगा। और तब एक दिन किस्मत से ल्यूक को एक डेब्रिस मिल गया जो कि सैम के ही पास था और सैम चाहता था कि वो उस डेब्रिस को ब्लैक मार्केट में बेचकर बहुत सारे पैसे कमा ले, पर क्योंकि ल्यूक उसी डेब्रिस की मदद से पास के ही आर्मी बेस के ऊपर अटैक कर वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाना चाहता था, इसीलिए उसने सैम को जान से मरवा दिया ताकि वो डेब्रिस को वापस से अपने पास ला सके। और तभी हमें ये बात भी पता चलती है कि उस डेब्रिस की वजह से कैरोलाइन के पास कुछ टेलीकाइनेसिस पावर आ गई थी और बाद में जब इस बारे में ल्यूक को पता चला था तो उसने कैरोलाइन की मां को मैनिपुलेट करते हुए कैरोलाइन को भी अपने पास बुला लिया था ताकि वो उसकी मदद से डेब्रिस के उन छोटे टुकड़ों को इकट्ठा कर सके जो लेक में ही रह गए होंगे। और क्योंकि अब कैरोलाइन की मदद से उसने वो सारे के सारे पीसेस इकट्ठे कर लिए थे, इसीलिए आज ही वो मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक करने वाला था। तब वहां पर ब्रायन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सारी चीजें बिल्कुल भी सही नहीं होती, पर वहां पर ल्यूक उसकी बात को नहीं सुनता और उसे मैनिपुलेट करते हुए इस केस से बाहर जाने के लिए बोल देता है और इसीलिए ब्रायन भी वहां से जाने लगता है। उसी दौरान हम लोग फिनोला को देखते हैं जो कि खुद भी उस जगह पर आने वाली थी, पर जैसे ही वो वहां पर आती है वैसे ही वहां पर ल्यूक उसे भी कंट्रोल करते हुए उसे भी वहां से मिलिट्री बेस की तरफ भेज देता है। और उसने ऐसा इसी वजह से करा था ताकि मिलिट्री बेस में हुए धमाकों के साथ साथ फिनोला और साथ ही ब्रायन भी मारे जाएं और उसके बारे में कभी भी किसी को कुछ भी पता ना चल सके। लेकिन मिलिट्री बेस में जाने के बाद अचानक से फिनोला और ब्रायन जब डेब्रिस के कंट्रोल से बाहर आती हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि उन्हें ल्यूक को रोकना है, इसीलिए वो अपनी तैयारी में लग जाती हैं ताकि जैसे ही ल्यूक वहां पर आए वैसे ही वो उसे पकड़ सके। लेकिन उतने में ही मिलिट्री बेस में ल्यूक भी पहुंच जाता है, चूंकि अपने साथ डेब्रिस भी लेकर आया था, जिसकी पावर की मदद से ही वो आसमान में उड़ रहे मिलिट्री के एयरक्राफ्ट के पायलट को कंट्रोल कर एयरक्राफ्ट को क्रैश करवा देता है। जो देखने के बाद फिनोला और ब्रायन ने उसे तुरंत ही गन पॉइंट पर ले लिया था ताकि ल्यूक उनकी बात को ना सुने तो वो दोनों उसे शूट कर जान से मार सके। पर वहां पर ल्यूक अपनी पावर की मदद से उन दोनों के माइंड को भी कंट्रोल कर लेता है और उन दोनों से ही खुद को शूट करने के लिए बोलता है। अब फिनोला और ब्रायन खुद को शूट कर जान से मारने ही वाले थे कि तभी अचानक से वहां पर कैरोलाइन पहुंच जाती है, जो कि अपने टेलीकाइनेसिस पावर की मदद से डेब्रिस के एक टुकड़े को हवा में उड़ाती हुई उसे तुरंत ही ल्यूक के सर में घुसा देती है, जिससे ब्रायन और फिनोला और साथ ही बहुत सारे लोग जिन्हें अब तक ल्यूक ने अपने वश में करा हुआ था वो सारे लोग सही हो गए थे और साथ ही कैरोलाइन की अपने पिता की मौत का बदला भी पूरा हो गया था। साथ ही अब ब्रायन और फिनोला भी बहुत ज्यादा खुश थे, वो दोनों वहां से जाने ही वाले थे कि तभी अचानक से फिनोला के पास उसकी बहन डी का कॉल आता है, जो कि उससे बातें करते हुए उसे बताती है कि डी अपने पिता की मौत की वजह से वापस से डिप्रेशन में जा रही है और वो काफी ज्यादा परेशान है,
डी फिनोला को अपने पास लंदन में वापस बुला रही थी, जो सुनने के बाद फिनोला बहुत ज्यादा शौक होती है और साथ ही उसे डी की चिंता भी हो रही थी। पर वो इस बात को समझ गई थी कि डी किसी के बहकावे में आकर ये सारी बातें बोल रही है, क्योंकि डी अपनी मर्जी से ऐसी बातें नहीं करती थी। पर फिर भी फिनोला मान जाती है कि वो डी के पास लंदन में वापस जरूर जाएगी, पर अभी के लिए वो डी से कुछ दिनों का वक्त मांगती है, जिस पर डी भी मान जाती है। उसी दौरान हम लोग डी के पास प्रिया और उसके एजेंट्स को देख पाते हैं, जिन्होंने डी को गन पॉइंट पर ले रखा था। और प्रिया ने जानबूझकर डी से फिनोला को कॉल करवाया था ताकि वो किसी तरह से फिनोला को अपने पास वापस बुला सके। पर ऐसा उसने क्यों करा, इसके बारे में हमें आगे जानने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ब्रायन को देखते हैं, जिसके पास भी मैडॉक का कॉल आता है, जो कि उससे बातें करते हुए उसे बता देता है कि उसे जॉन की लोकेशन के बारे में पता चल गया है और अब ब्रायन और साथ ही फिनोला को ही उस लोकेशन पर जाना पड़ेगा ताकि वो जॉन को वहां से रेस्क्यू कर ला सके। अब ये बात जानने के बाद ब्रायन तुरंत ही फिनोला के साथ अपने हेडक्वार्टर में जाता है, जहाँ पर वो मैडॉक के साथ प्लान बनाने वाला था कि उसे किस तरह से जॉन जोन्स को रेस्क्यू करना है। असल में मैडॉक का प्लान यही था कि ब्रायन और फिनोला उस लैब में जाएंगे जहां पर जॉन जोन्स को किडनैप कर रखा हुआ था, और उस जगह पर हमला करने के बाद वो जॉन जोन्स को अपने साथ रेस्क्यू कर यहाँ पर ले आएंगे। अब ये बात जानने के बाद तुरंत ही फिनोला और ब्रायन अपनी तैयारी में लग जाती हैं। तभी अचानक से ही फिनोला के पास प्रिया का कॉल आता है और दूसरी तरफ हम लोग ब्रायन को देखते हैं, जिसे मैडॉक अपने पास बुला लेता है। तो मैडॉक ब्रायन से चाहता था कि ब्रायन उस लैब में जाने के बाद जॉन जोन्स को बाहर न आने दे और क्रॉस फायरिंग के दौरान उसे वहां पर शूट कर जान से मार दी। इस बात को सुनने के बाद वहां पर ब्रायन काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि कहीं ना कहीं फिनोला के लिए उसकी डेथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैडॉक से जॉन को मारने का रीजन जानने की कोशिश करता है, पर वहां पर मैडॉक उसे कुछ भी नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग फिनोला को देखते हैं, जो जब प्रिया से बात करती है तो उनकी बातों से हम लोग जान पाते हैं कि प्रिया को इस बारे में पता था कि मैडॉक कहीं ना कहीं जॉन को जान से मरवाना चाहता है। तब वो फिनोला को इस बारे में बता देती है, जो जानने के बाद फिनोला खुद भी काफी ज्यादा शौक थी। पर वहाँ पर हम लोग प्रिया की बातों से जान पाती है कि प्रिया ने जॉन को बचाने के लिए एक अलग प्लान बनाकर रखा हुआ था, और उस प्लान के अकॉर्डिंग फिनोला को किसी तरह से जॉन को अपने साथ लेकर एक दूसरी लोकेशन पर जाना था। उस जगह पर प्रिया के काफी सारे सोल्जर मौजूद होने वाले थे, जो कि बाद में फिनोला और साथ ही जॉन को अपने साथ लेकर लंदन में वापस आ जाती। इस बात को सुनने के बाद फिनोला इस बात पर मान जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डी के पास भी जाना चाहती थी, क्योंकि पिछली रात ही उसे डी का कॉल आया था और उसने बोला था कि वो काफी ज्यादा परेशान है। अभी के टाइम पर जब ब्रायन फिनोला के पास आता है तो वो फिनोला को बता देता है कि मैडॉक ने उसके पिता को जान से मारने के ऑर्डर दिए हैं। जो बात सुनने के बाद फिनोला शॉक नहीं होती, जिससे वहाँ पर ब्रायन भी समझ जाता है कि फिनोला को इस बारे में पता चल गया है, और तब वो फिनोला को बताता है कि वो जॉन को जान से नहीं मारने वाला, क्योंकि अगर मैडॉक जॉन के पीछे इतनी बुरी तरह से पड़ा हुआ था तो हो सकता था कि जॉन के पास मैडॉक के खिलाफ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो कि शायद ब्रायन और फिनोला को पता होनी चाहिए। इसीलिए वो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो जॉन को किसी तरह से बचा लेंगे। तब वहाँ पर फिनोला ब्रायन के ऊपर ट्रस्ट करते हुए उसे ये बात भी बता देती है कि प्रिया ने उसको और साथ ही जॉन को बचाने के लिए एक प्लान को बनाकर रखा हुआ है। अब इसके बाद तुरंत ही ब्रायन और फिनोला अपने साथियों के साथ जाकर उस लैब के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहां पर जॉन जोन्स मौजूद था। वहां पर जाने के बाद उन्हें बहुत से पेशेंट भी मिलते हैं, जिनके ऊपर डेब्रिस की मदद से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। वहां पर टॉरलॉक के भी काफी सारे आदमी मौजूद थे, जो कि धीरे धीरे कर ब्रायन और फिनोला के साथ आए सोल्जर को जान से मार रही थी। और उसी दौरान हम लोग फिनोला को देखते हैं, जो कि जब एक रूम में जाती है तो वहां पर उसका सामना जॉन जोन्स से हो जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती हैं और तुरंत ही ब्रायन के पास चली जाती हैं। उस दौरान हम लोग ब्रायन को देखते हैं, जो कि अपने सभी सोल्जर को किसी तरह से रोकता है कि वो जॉन जोन्स को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। पर वहां पर एक और सोल्जर मौजूद था, जो कि जॉन जोन्स को जान से मारने वाला था। इसीलिए ब्रायन वहां पर उसे शूट कर जान से मार देता है। और उसी दौरान वहां पर टॉरलॉक के काफी सारे आदमी पहुंच जाते हैं, जो कि वहां पर मौजूद सभी सोल्जर को जान से मार देते हैं। लेकिन तब ब्रायन और फिनोला ने भी वहां पर मौजूद टॉरलॉक के सभी आदमियों को जान से मार दिया था, और वो किसी तरह से जॉन जोन्स को वहां से लेकर उस लोकेशन की तरफ जाने लग गए थे, जहां पर प्रिया ने उन्हें आने के लिए बोला था। और तभी हम लोग एक सीन में ये भी देख पाते हैं कि ब्रायन ने वहां से निकलने से पहले वहां की सारी सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और बाद में उसने मैडॉक से कॉल कर ये बोला था कि उस जगह पर जॉन जोन्स मौजूद है ही नहीं, और शायद टॉरलॉक के लोग उसे कहीं और पर ले गए होंगे। और क्योंकि पहले ही सारे के सारे सोल्जर उस जगह पर मारे जा चुके थे और मैडॉक के पास ब्रायन की बातों पर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उसी भी ब्रायन की बातों पर भरोसा हो गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रायन और फिनोला जब जॉन जोन्स को लेकर उस लोकेशन पर जा रहे थे जहां पर प्रिया ने उन्हें जाने के लिए बोला था, तभी अचानक से ही फिनोला के पास उसकी बहन डी का कॉल आता है, जो कि कॉल कर उसे बताती है कि असल में वो पूरी तरह से सही है और पिछली रात उसने जो भी बोला था वो प्रिया की वजह से बोला था। ये सारी बातें जानने के बाद फिनोला बहुत ज्यादा शॉक थी, और अब उसे ये बात समझ में आ गई थी कि प्रिया ने उसका इस्तेमाल करा है ताकि वो जॉन जोन्स को किसी तरह से उस जगह पर बुला सके। इसीलिए वो तुरंत ही ब्रायन से गाड़ी मोड़ने के लिए बोलती है, और वो लोग प्रिया की लोकेशन पर ना जाकर एक होटल में आ जाते हैं ताकि वो वहाँ पर सेफली रह सके। अब उस होटल में आने के बाद फिनोला एक एक करके जॉन से बहुत सारे सवाल पूछती है, जहाँ पर हम लोग जॉन की बातों से जान पाती हैं कि
असल में जब उसे अचानक से एक दिन पता चला था कि उसकी बीवी मर गई है तो वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया था और उसने सुसाइड कर ली थी। लेकिन बाद में ना जाने कैसे इन्फ्लक्स वालों के हाथ उसकी बॉडी लग गई और उन लोगों ने उसे एक डेब्रिस की मदद से जिंदा करा, जिसके बाद उसे टॉर्चर करते हुए फोर्स करा गया कि वो एक ऐसा डिवाइस बनाए जिससे सभी डेब्रिस की लोकेशन का पता करा जा सके। और तब जॉन काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि वो इस बात को जानता था कि इन्फ्लक्स वाले बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर वो उनकी बात को नहीं मानता है तो वो लोग फिनोला और साथ ही डी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए वो मशीन को बनाने में लग गया जो कि लगभग उसने कंप्लीट कर ही दी थी, पर सही टाइम पर वहां पर फिनोला और ब्रायन पहुंच गए थे जिन्होंने उसको रेस्क्यू कर लिया। तब हम लोग जॉन की बातों से ये बात भी जान पाते हैं कि असल में उस जगह में डेब्रिस के साथ इंसानों के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट चल रही थी ताकि इन्फ्लक्स वाले इंसानों को भी डेब्रिस की मदद से सुपर पावर्स दे सके। लेकिन जॉन के हिसाब से ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं था क्योंकि जॉन को लगता था कि ये टेक्नोलॉजी एलियन ने इंसानों को गिफ्ट करी है ताकि इंसान अपने बिहेवियर को सुधार सके और साथ ही खुद को डेवलप कर सके। और इसीलिए ही डेब्रिस में अलग अलग तरह की पावर्स थी जिनको अगर अच्छाई के लिए यूज करा जाता तो आज के इंसान पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते। अब जॉन से बातें करने के बाद फिनोला और ब्रायन डिसाइड करती हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी बचे हुए डेब्रिस के पीसेस को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और इन्फ्लक्स वालों के हाथ में पहले वो डेब्रिस के पीसेस लग जाते हैं तो वो लोग उनसे पूरी दुनिया में कोहराम मचा देंगे। जॉन भी अब उनकी इस चीज में मदद करने वाला था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो फिनोला और ब्रायन के लिए भी एक ऐसा ही स्कैनर बना देगा जिसकी मदद से वो डेब्रिस को ट्रैक कर उसके पास पहुंच सकते थे। लेकिन उस तरह के स्कैनर को बनाने के लिए जॉन को कुछ फाइल्स की जरूरत थी जो कि CIA के सर्वर पर ही अवेलेबल थी। और अब इस बात को जानने के बाद फिनोला तुरंत ही वहां पर प्रिया को कॉल कर देती है और उससे बातें करते हुए उसे बता देती है कि जॉन को वो अपने साथ लेकर आ गई है। साथ ही फिनोला ने प्रिया को ये बात भी बता दी थी कि फिनोला को इस बात का पता चल गया है कि प्रिया पिछली रात डी के पास गई थी और उसे धमकाकर वो फिनोला को लंदन में वापस बुलवाना चाहती थी। इस पर प्रिया फिनोला को सफाई देने की कोशिश करने लगती है, मगर वहां पर फिनोला प्रिया को साफ बोल देती है कि अगर अब प्रिया को जॉन से डेब्रिस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्रिया को फिनोला के लिए काम करना पड़ेगा। और तब फिनोला प्रिया से उस फाइल को हासिल करने के लिए बोलती है जो कि सिर्फ CIA के सर्वर पर ही मौजूद थी और अभी के समय पर जॉन को उसकी नीड थी। तब वहां पर प्रिया ये काम करना तो नहीं चाहती थी, पर क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि जॉन से ज्यादा डेब्रिस के बारे में कोई भी नहीं जानता और उसे जॉन की इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, तो प्रिया इस काम को करने के लिए मान जाती है। अभी के समय पर ब्रायन इस बात को जानना चाहता था कि CIA वाले जॉन को क्यों मारना चाहते थे, क्योंकि ब्रायन को मैडॉक ने एकदम से ऑर्डर दिया था कि वो वहीं पर जॉन को खत्म कर दे जहां पर जॉन उन्हें मिलने वाला था। लेकिन जॉन से जब वो इस बारे में पूछता है तो हम लोग जॉन की बातों से जान पाते हैं कि दोबारा से जिंदा होने की वजह से उसे कहीं ना कहीं कुछ चीजें याद नहीं थी और उसी में ये बात भी शामिल थी कि CIA वाले उसके पीछे क्यों पड़े हैं और वो उसको जान से क्यों मारना चाहते हैं। और अब इतनी बातें करने के बाद जॉन सोने के लिए चला जाता है, पर सोने से पहले वो खुद को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लेता है और उसने ऐसा इसी वजह से करा था ताकि किसी भी तरह के रेडियो सिग्नल की मदद से उसे कोई भी ढूंढ ना पाए। जिसके अगले ही दिन हम लोग देख पाते हैं कि फिनोला और ब्रायन जॉन को जॉन के एक दोस्त के पास छोड़ आते हैं जिसके पास खुद की एक प्राइवेट लैब मौजूद थी और वहां पर रहकर ही जॉन उस स्कैनर को बनाने वाला था जिसकी मदद से बाकी डिब्रीज को ढूंढा जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग शेल्बी नाम के एक टीनेज बच्चे को देख पाती हैं जो कि अचानक से ही अपने घर के पास मौजूद समंदर में छलांग मारता है और नीचे जाने के बाद वो एक डेब्रिस को देखता है जिसे वो तुरंत ही टच कर लेता है और जैसे ही वो डेब्रिस को टच करता है तो वो टाइम ट्रेवल करके वापस से अपने घर के पास ही आ जाता है। अब अपने घर में वापस आने के बाद तुरंत ही वो अपने घर में जाता है जहाँ पर वो हड़बड़ाते हुए अपनी बहन कैटलीन को ढूंढने लगता है, पर धोखे से वो किसी गलत टाइमलाइन में आ गया था जहाँ पर उसकी बहन कैटलीन नहीं बल्कि उसका एक छोटा भाई स्टीफन था, जो देखने के बाद शेल्बी परेशान होने लगता है क्योंकि वो काफी समय से इसी तरह की टाइमलाइन में घूम रहा था जहाँ पर उसे उसकी बहन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए वो इस टाइमलाइन से निकलकर असली टाइमलाइन में जाने के लिए वापस से उस समंदर में छलांग मारता है और डेब्रिस को टच करता है। वहीं हम लोग फिनोला को देखते हैं जो कि जब ब्रायन से बातें कर रही थी तभी अचानक से उसे कॉल आता है और उसे शेल्बी के केस के बारे में पता चलता है। इसीलिए तब ब्रायन और फिनोला दोनों ही शेल्बी के घर की तरफ निकल जाती हैं ताकि वो उसके केस को सॉल्व कर सके। अब शेल्बी के घर पर जाने के बाद जब वो दोनों शेल्बी से मिलते हैं तो वो दोनों काफी ज्यादा शॉक होती हैं क्योंकि शेल्बी उन दोनों के नाम बहुत अच्छे से जानता था और साथ ही वो इस बात को भी जानता था कि फिनोला के एक पिता है जिनका नाम जॉन है। और तब इस बारे में पूछने पर वहां पर शेल्बी बताता है कि असल में वो अपनी बहन को ढूंढते हुए काफी बार टाइम ट्रेवल कर चुका है और उसी दौरान वो फिनोला और ब्रायन से बार बार मिल रहा था और इसीलिए उसे इतनी सारी चीजें फिनोला और ब्रायन के बारे में पता थी। तब हम लोग शेल्बी की बातों से जान पाते हैं कि असल में शेल्बी की एक और बहन है जो कि उसकी ट्विन सिस्टर थी और उसका नाम कैटलीन था। वो दोनों अक्सर साथ भी ही रहा करते थे और एक समय पर उन्हें उनके घर के पास वाले समंदर में डेब्रिस का एक टुकड़ा मिला और जैसे ही उन दोनों ने उसे साथ में छुआ वैसे ही वो टाइम ट्रेवल कर पीछे चले गए
और क्योंकि उन्हें इस सब में मजा आ रहा था इसीलिए वो बार बार ऐसा करने लगी। पर एक समय ऐसा आया जिस समय शेल्बी तो डेब्रिस को छूने के बाद वापस से आ गया, पर उसके साथ कैटलीन नहीं थी। और ये सब जानने के बाद शेल्बी काफी ज्यादा परेशान हो गया था और तब से ही वो बार बार टाइम ट्रेवल कर रहा है ताकि वो कैटलीन को ढूंढ सके। तब वहाँ पर शेल्बी फिनोला को जॉन से बात करने की सलाह देता है, क्योंकि पहले की टाइमलाइन में भी फिनोला ने जॉन को ही कॉल करा था। और तब हम लोग शेल्बी की बातों से ये भी जान पाती हैं कि जॉन ने बस उसे यही सजेस्ट करा था कि वो बार बार टाइम ट्रेवल करता रहे जब तक कि उसे कैटलीन नहीं मिल जाती। पर फिनोला जब जॉन को इस बारे में बताते हुए जॉन से बात करती है तो हम लोग जॉन की बातों से जान पाती हैं कि जॉन का कोई भी वर्जन कभी भी शेल्बी को ये सजेस्ट नहीं करेगा कि वो बार बार टाइम ट्रेवल करता रहे, क्योंकि इससे काफी सारी अलग अलग टाइमलाइन बन रही थी और इससे टाइम के बहाव में भी छेद हो सकता था। तब फिनोला की रिएक्शन को देखकर शेल्बी समझ जाता है कि जॉन ने इस बार शेल्बी को पकड़ने के लिए बोला है ताकि वो बार बार टाइम ट्रेवल ना कर पाए। और जैसे ही ये बात शेल्बी की समझ में आती है तो वो तुरंत ही वापस से समंदर में कूद जाता है और डेब्रिस को जाकर टच कर लेता है। और इसके बाद टाइम वहीं से वापस से चालू हो गया था जहाँ पर फिनोला और ब्रायन को शेल्बी के केस के बारे में पता चला था और इसीलिए वो दोनों वापस से शेल्बी के पास जाती हैं, जहाँ पर एक बार वापस से सब कुछ सेम होता है। जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस बार भी जैसे ही जॉन फिनोला को शेल्बी को पकड़ने के लिए कहता है वैसे ही शेल्बी भागकर समुद्र में कूदता हुआ डेब्रिस को छूकर वापस से एक नई टाइमलाइन चालू कर देता है। और अब इस दौरान हम लोग देखते हैं कि ब्रायन के साथ फिनोला की जगह कोई और था। तब ब्रायन को इस बारे में कोई भी एहसास नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके हिसाब से सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पर बाद में जब शेल्बी को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से जॉन ही ऐसा था जो कि अपने माइंड की मदद से कैटलीन को वापस से लेकर आ सकता था। पर क्योंकि इस टाइमलाइन में तो फिनोला ही नहीं थी तो जॉन से बात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और इसीलिए शेल्बी वापस से भागकर समंदर में कूद जाता है और टाइमलाइन को एक बार वापस से रीसेट कर देता है। लेकिन इस टाइमलाइन में भी ब्रायन का पार्टनर कोई और था, जिससे परेशान होकर शेल्बी एक और बार टाइम जंप करता है और वो इसी तरह से काफी सारे अलग अलग टाइम लूप में जाता है जहाँ पर उसे कहीं पर भी ब्रायन और फिनोला साथ में नहीं मिल रहे थे। पर किस्मत से एक और बार शेल्बी एक ऐसी टाइमलाइन में पहुंच जाता है जिसमें ब्रायन की पार्टनर फिनोला ही थी, लेकिन तब तक टाइम के बहाव में छेद भी हो चुका था और इसीलिए मिरर के थ्रू दूसरी टाइमलाइंस को देखा जा सकता था। फिर जब ब्रायन और फिनोला उन टाइमलाइन में देखती हैं और वहाँ पर उन्हें कैटलीन दिखाई देती है और उसके बाद शेल्बी जब उन्हें सब कुछ बताता है तो वो दोनों काफी ज्यादा परेशान होने लगती हैं। वहीं हम लोग मेन टाइमलाइन में मैडॉक को देख पाती हैं, जो कि जब अपनी बीवी जूलिया का जब पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी जूलिया उससे डिवोर्स लेना चाहती है। और इसका सिंपल सा कारण यही था कि जूलिया की वजह से असल में मैडॉक के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था और उसी वजह से वो मेंटली अनस्टेबल भी हो गया था। तब से ही जूलिया अपने आप को उसका कसूरवार मानती थी और जब भी वो मैडॉक को देखती थी तो उसे अपने बेटे की ही याद आया करती थी। तब मैडॉक वहाँ पर जूलिया को समझाने की कोशिश करता है कि शायद उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर जूलिया उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो डिसाइड कर लेती है कि वो किसी भी हालत में डिवोर्स लेकर रहेगी। वहाँ से सीन वापस से ब्रायन और फिनोला पर आता है, जहाँ पर जॉन की बात इस बार फिनोला डायरेक्ट शेल्बी से करवा देती है। और क्योंकि शेल्बी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद इस टाइमलाइन में पहुंचा था तो वो जॉन को इस बार सब कुछ सच बताता है। और तब जॉन की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि अगर इतने लूप में जाने के बाद भी शेल्बी को कैटलीन नहीं मिली तो शायद शेल्बी दिल से चाहता ही नहीं है कि उसकी बहन जिंदा हो। और ये बात जानने के बाद शेल्बी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच थी और इसका रीजन यही था कि शुरू से ही कैटलीन हर चीज में बहुत ज्यादा अच्छी थी और लोग उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करा करते थे। इसलिए शेल्बी उससे बहुत ज्यादा जेलस फील करता था और वो हमेशा से ही चाहता था कि शायद उसकी कोई बहन होती ही ना। लेकिन जैसे ही शेल्बी को समझ आता है कि उसे मन से बस अपनी बहन के बारे में सोचना पड़ेगा तो वो तुरंत ही अपनी बहन के बारे में सोचते हुए एक बार वापस से डेब्रिस की तरफ भागने लगता है। लेकिन इस बार ब्रायन भी उसके पीछे जाता है। तब उस दौरान वो दोनों साथ में ही डेब्रिस को टच करते हुए पास्ट की एक टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि इस बार ब्रायन ने भी डेब्रिस को टच करके टाइम ट्रेवल करा था इसीलिए उसको भी सब कुछ याद होता है। पर अभी के समय पर वो एक ऐसी टाइमलाइन में आ जाता है जहाँ पर फिनोला उसकी पार्टनर नहीं थी और वहाँ पर ब्रायन के पार्टनर का नाम ग्रेस था, जिससे ब्रायन का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तब वो तुरंत ही अपनी नई पार्टनर ग्रेस के साथ शेल्बी के घर में जाता है, जहाँ पर सबसे पहले वो शेल्बी के हाथों को हथकड़ी से बांध देता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ब्रायन की नजर आसपास के एरिया पर पड़ती है, जहाँ पर इतनी बार टाइम ट्रेवल होने की वजह से टाइम के बहाव में छेद हो गया था और इसीलिए अब सभी टाइमलाइंस को विदाउट मिरर भी देखा जा सकता था, जो देखकर ग्रेस तुरंत ही अपनी टीम को कॉल कर देती है ताकि वो लोग वहां पर आकर डेब्रिस को डीएक्टिवेट कर दे, जिससे सभी टाइमलाइन आपस में मर्ज हो जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पर ब्रायन इससे और ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अगर इस टाइमलाइन में सब कुछ पहले जैसा हो जाता तो ब्रायन को हमेशा के लिए यहीं पर रहना पड़ता। और क्योंकि ब्रायन यहाँ पर नहीं रहना चाहता था इसीलिए वो शेल्बी के पास जाता है और उसके हाथ को खोलता हुआ उसके साथ जाकर एक बार वापस से टाइम ट्रेवल कर लेता है, जहाँ इस बार भी ब्रायन की पार्टनर ग्रेस ही थी। लेकिन इस बार जब ब्रायन उसके साथ शेल्बी के घर पर जाता है तो वहाँ पर शेल्बी की जगह कैटलीन मौजूद होती है, जिसको देखने के बाद ब्रायन को थोड़ा सही लगता है, क्योंकि अब वो कैटलीन की मदद से भी जान सकता था कि असल में उस समय पर क्या हुआ था।
लेकिन जब ग्रेस वहां पर आती है और वो वहां पर ओपन हुई टाइमलाइंस को देखती है तो इस बार भी वो पहले की तरह ही घबरा जाती है, जिसके बाद उसने तुरंत ही वहां पर अपनी टीम को बुला लिया था ताकि वो सभी पोर्टल्स को बंद कर दे। तब कैटलीन इस बार घबरा गई थी और वो भागती हुई वहां से डेविस के पास चली जाती है, पर ब्रायन भी उसके साथ जाता है और हम लोग देखते हैं कि एक बार वो दोनों वापस से टाइम ट्रेवल कर लेते हैं। तब ब्रायन अलग रियलिटी में पहुंचता है और कैटलीन अलग रियलिटी में। कैटलीन जिस टाइमलाइन में गई थी वहां पर फिनोला उससे मिलती है, लेकिन फिनोला का पार्टनर कोई और था। पर जब फिनोला सभी टाइमलाइन के ओपन हुए पोर्टल को देखती है तो वो तुरंत ही जॉन को इस बारे में बताती है। तब इस बारे में जानने के बाद जॉन तुरंत ही वहां पर उसे सजेस्ट करता है कि ये सब शेल्बी और कैटलीन की वजह से ही चालू हुआ था, और अब बेशक से वो दोनों अलग अलग टाइमलाइन में हो, मगर अभी के समय पर जब वो दोनों एक साथ डेविस को टच करती हैं तो सारी टाइमलाइन आपस में जुड़ जाएंगी और यही एक आखिरी मौका था जिससे सब कुछ सही करा जा सकता था। और अगर इस बार कोई गलती हो जाती तो इस बार सारी की सारी टाइमलाइन आपस में क्रैश कर जाती। अब जॉन से सब कुछ जानने के बाद फिनोला इस बारे में शेल्बी, कैटलीन और ब्रायन को बोर्ड पर लिखकर बताती है, क्योंकि वो लोग भी दूसरी टाइमलाइन के छेद की वजह से उसको देख पा रहे थे। और फिर जैसे ही उन लोगों को समझ में आता है कि उन लोगों को साथ में टाइम ट्रेवल करना होगा तो वो तुरंत ही अपनी घड़ी में टाइमर लगाकर एक साथ सबके सब टाइम ट्रेवल करते हैं, जिससे सारी की सारी टाइमलाइन आपस में जुड़ जाती हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तब ब्रायन और फिनोला को तो कुछ भी याद नहीं था, पर कैटलीन और साथी शेल्बी को सब कुछ याद था और इसीलिए सबसे पहले वो तुरंत ही फिनोला और ब्रायन को कॉल करते हैं और उन्हें अपने घर के पास डेविस होने के बारे में बता देते हैं। और इसीलिए तब ब्रायन और फिनोला भी तुरंत ही अपनी टीम के साथ वहां पर आकर उस डेविस को डीएक्टिवेट करते हुए वहां से ले जाते हैं। वहीं हम लोग जेल में टारलॉक को देख पाते हैं, जो कि थोड़ा सा जुगाड़ लगाकर जैसे तैसे अपनी जेल के लॉक का पासवर्ड पता कर लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरी तरफ अचानक से जॉन को एक बहुत पावरफुल डेविस के बारे में पता चलता है और वो उसको ढूंढने के लिए वर्जीनिया जाने लगता है। फिनोला पहले तो नहीं चाहती थी कि जॉन उस जगह पर जाए, पर जॉन उसे जैसे तैसे समझाकर वर्जीनिया के लिए निकल जाता है। अब ब्रायन और फिनोला जॉन के वर्जीनिया जाने के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ही ब्रायन के पास एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है, जो कि तुरंत ही उसे एक साइट पर बुलाता है। फिर साइट पर पहुंचने पर ब्रायन को इस बात का पता चलता है कि हाल ही में पुलिस वालों को एक औरत मिली थी जिसका नाम मैरियल था और उसकी बॉडी के अंदर से डेविस की एनर्जी निकल रही थी। पर जब पुलिस वालों ने उससे बात करने की कोशिश करी तो मैरियल ने साफ बोल दिया कि वो सिर्फ ब्रायन से ही बात करेगी। लेकिन इस बारे में जैसे ही ब्रायन को पता चलता है तो वो तुरंत ही मैरियल से बात करने के लिए पहुंच जाता है। पर हम लोग मैरियल की बातों से जान पाते हैं कि वो ब्रायन से बातें नहीं कर रही थी, बल्कि ब्रायन को उसके पास्ट के कुछ इमोशनल इंसिडेंट बता रही थी, जिससे ब्रायन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि ना तो ब्रायन कभी उस औरत से पास्ट में मिला था और ना ही वो औरत कभी पास्ट में ब्रायन से मिली थी, पर उसके बावजूद भी उस औरत को ब्रायन के बारे में बहुत सारी चीजें पता थी, जो कि सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग था। पर अपनी ही लाइफ के इतने सारे इमोशनल इंसिडेंट सुनने के बाद ब्रायन का टोटली इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका था और अब वो मैरियल से बात नहीं करना चाहता था। पर बाद में फिनोला उसे समझाती है कि शायद उसे मैरियल से बात करनी चाहिए और इसीलिए ब्रायन भी वापस से मैरियल से बात करने के लिए चला जाता है। लेकिन इस बार जब ब्रायन मैरियल से बातें करने की कोशिश करता है तो मैरियल तुरंत ही ब्रायन के हाथ को टच करती है, जिससे ब्रायन पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गया था। तब वहां पर फिनोला काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत ही एक डॉक्टर को बुलाकर ब्रायन को शॉक थेरेपी देने लगती है। पर अभी के समय पर ब्रायन के ऊपर इस सब का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तब हम लोग ब्रायन के सबकॉन्शियस माइंड में देखते हैं, जहाँ पर ब्रायन के दिमाग में अफगानिस्तान के एक वॉर का सीन चल रहा था, जहाँ पर उससे आसला नाम की एक लड़की मिलने के लिए आई हुई थी। और तब हम लोग ब्रायन और आसला की बातों से जान पाते हैं कि असल में ब्रायन ने आसला और उसके ग्रैंडफादर की मदद कुछ टेररिस्ट ने करी थी और यहाँ पर ब्रायन और उसकी टीम आई हुई थी ताकि वो उन सभी टेररिस्ट को गांव में घुसकर मार सके। अब कुछ दिनों तक हम लोग देखते हैं कि आसला लगातार ब्रायन से मिलने के लिए आने लगती है और कहीं ना कहीं ब्रायन आसला को पसंद करने लगता है। पर एक दिन हम लोग देखते हैं कि ब्रायन आसला को बताता है कि वो लोग आज रात में घुसकर गाँव के अंदर सभी टेररिस्ट को जान से मारने वाले हैं। पर क्योंकि उस वक्त में काफी सारे सिविलियंस भी मारे जा सकते थे, इसीलिए ब्रायन चाहता था कि आसला अपने ग्रैंडफादर के साथ वहाँ से किसी सेफ लोकेशन पर चली जाए। तब आसला भी इस बात के लिए मान जाती है और अपने ग्रैंडफादर के साथ वहां से सेफ लोकेशन के लिए निकल जाती है। अब रात में हम लोग देखते हैं कि ब्रायन अपने साथी के साथ गांव के अंदर जाता है और वहां पर मौजूद वो सभी टेररिस्ट को जान से मार देता है। लेकिन उस समय पर वहां पर काफी सारे टेररिस्ट भी मौजूद थे, जो कि अपने साथ काफी सारे सिविलियंस को भी लेकर आ गए थे। पर इस बारे में ब्रायन और उसकी टीम को पता नहीं चलता और वो सभी लोगों को जान से मार देते हैं। ब्रायन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा परेशान होता है, पर तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है आसला की बॉडी पर। इसका मतलब यही था कि उन टेररिस्ट के पास आसला भी थी और आसला भी उन्हीं सभी सिविलियंस में शामिल थी जिनको उन टेररिस्ट ने पकड़ रखा था। और तब आसला को देखने के बाद ब्रायन का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आसला को बहुत ज्यादा पसंद करता था और आसला भी उसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन अभी के समय पर ब्रायन जैसे तैसे खुद को संभालता है और आसला की बॉडी को अगले दिन ले जाकर उसके ग्रैंडफादर को दे देता है।
और तब जाकर ब्रायन को इस बात का पता चलता है कि असल में आसला ब्रायन और उसके साथियों को ही सचेत करने के लिए गई हुई थी, क्योंकि अचानक से ही आसला को इस बात का पता चला था कि ब्रायन और उसके साथियों के पीछे जो आतंकी आने वाले हैं उन्होंने सिविलियंस की ड्रेस पहनी होगी। और ये बात जानने के बाद ब्रायन काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि आसला की जान ब्रायन की वजह से ही गई थी। और तब से ही उसने आर्मी को छोड़ दिया था और डिसाइड करा था कि वो एज अ डिटेक्टिव ही काम करेगा। अभी के समय पर हम लोग ब्रायन की मेमोरीज में देख पाती हैं कि एक जगह पर ब्रायन को मैरियल बैठी हुई नजर आती है, जिसे देखने के बाद वो तुरंत ही उसके पास जाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार मैरियल ने उसे ये वाली मेमोरी क्यों दिखाई। अब मैरियल भी ब्रायन को इस बात का जवाब देने ही वाली थी, पर तब तक हम लोग रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि डॉक्टर ब्रायन को इलेक्ट्रिक शॉक देते हुए किसी तरह से जगा देते हैं। इसलिए ब्रायन एक बार वापस से मैरियल के पास जाता है, पर जैसे ही वो मैरियल के पास पहुंचता है तो उसे इस बात का पता चलता है कि असल में मैरियल काफी देर पहले ही मारी जा चुकी है। और इसका रीजन साफ था कि मैरियल की बॉडी से काफी सारी डेब्रिस की एनर्जी निकल रही थी और शायद उसी एनर्जी की वजह से वो जिंदा होगी। इसीलिए जैसे ही उसकी बॉडी में डेब्रिस की एनर्जी खत्म हुई तभी वो भी मारी गई। पर अभी के समय पर फिनोला और ब्रायन को इस बात का तो पता चल गया था कि कोई भी डेब्रिस अगर किसी भी इंसान से कनेक्ट होता है तो उस डेब्रिस के पास उस इंसान की सारी मेमोरी स्टोर हो जाती है। और जैसा कि हमने कहानी के पिछले पार्ट में देखा था कि ब्रायन खुद भी एक डेब्रिस के कांटेक्ट में आया था और उसी समय पर उसका एक क्लोन भी बन गया था। और क्योंकि उस समय पर ब्रायन की मेमोरीज भी डेब्रिस के अंदर स्टोर हो गई थी, इसलिए मैरियल के पास डेब्रिस की ताकत आ जाने की वजह से मैरियल को ब्रायन के बारे में सब कुछ पता था। तब ब्रायन और फिनोला को ये चीज लगने लगती है कि उस डेब्रिस को कोई ना कोई तो कंट्रोल करता होगा और हो सकता है कि उन्हीं डेब्रिस की मदद से कोई और अपने पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हो, ताकि वो इंसानों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। वहीं हम लोग एरिज़ोना में एक अनजान आदमी को देख पाते हैं जो कि आसपास की जगह को देखते हुए बोलने लगता है कि शायद समय आ गया है। अब ये कौन से समय के बारे में बात कर रहा है और इसका कौन सा समय आया है, इसके बारे में हमें अभी थोड़ी देर में ही जानने को मिलेगा। अब वहाँ से सीन सीधा उस लैब पर आता है जहाँ पर मैडॉक के साथ ही सभी डेब्रिस को डीएक्टिवेट कर रख रहे थे। उन सभी डेब्रिस को सूटकेस के अंदर रखा गया था और अचानक से ही वो सारे के सारे डेब्रिस उन सूटकेस में से बाहर निकलकर हवा में ही गायब होने लगते हैं, जो देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे। पर उसी दौरान हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग भी एकदम से बेहोश हो जाते हैं। और अब इस बारे में जब ब्रायन और फिनोला को पता चलता है तो वो तुरंत ही उस लैब में आती है, जहाँ पर आने के बाद जब वो वहाँ के जांच पड़ताल करती हैं तो उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो सारे के सारे डेब्रिस कहाँ पर जा रहे थे। वो लोग जो कि बेहोश हो गए थे उन सबको एक टेंट में ले जाकर लिटा दिया गया था, पर अचानक से ही वो सभी लोग खड़े होते हैं और तुरंत ही लैब में वापस आने के बाद उन सूटकेस को उठाकर एक ऐसी जगह पर रखने लगते हैं जहाँ पर से वो सारे के सारे डेब्रिस हवा में उड़कर गायब हो रहे थे। तब ब्रायन और फिनोला उन्हें रोकने की भी कोशिश करते हैं, पर वो लोग उनकी कोई भी बात नहीं सुनते, क्योंकि वो एक तरह से डेब्रिस के कंट्रोल में आ गए थे। अब क्योंकि एक एक करके सारे के सारे डेब्रिस गायब हो रहे थे और ब्रायन और फिनोला कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए फिनोला तुरंत ही जॉन को कॉल करती है और उससे कुछ सुझाव मांगती है। तब जॉन फिनोला को सुझाव देता है कि फिनोला को सबसे पहले उस पोर्टल को डिटेक्ट करना पड़ेगा जिसमें सारे डेब्रिस जा रहे थे, और उसके बाद जब वो लैब में मौजूद डिवाइस की मदद से उस पर्टिकुलर एरिया की पोलैरिटी को कम कर देगी तो वो सारे के सारे डेब्रिस हवा में उड़ना बंद कर देंगे। और तब हम लोग जॉन की बातों से ये भी जान पाते हैं कि असल में जॉन खुद भी एक ऐसे डेब्रिस की तलाश में लगा हुआ था जो कि सभी डेब्रिस को कंट्रोल कर सकता था, और साथ ही बाकी सारे डेब्रिस जो कि छोटे छोटे पीसेस में थी वो सारे के सारे मिलकर एक लाइट ऑफ बॉल बना सकते थे, जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल वेपन होने वाला था। और तब फिनोला और ब्रायन को जॉन की इसी बात से कंफर्मेशन मिल गई थी कि शायद डेब्रिस का कोई मालिक है और वो ही डेब्रिस को कंट्रोल कर रहा है, और इसीलिए सारे के सारे डेब्रिस डीएक्टिवेट होने के बावजूद भी हवा में उड़कर अचानक से गायब हो रहे थे। तब फिनोला सबसे पहले जॉन की बताई गई चीज करती है और सबसे पहले उस पोर्टल को डिटेक्ट करने के बाद उस जगह की पोलैरिटी को कम कर देती है, जिससे अचानक से ही वहाँ पर सारे के सारे डेब्रिस हवा में उड़ना बंद हो गए थे। पर वहाँ पर फिनोला को सारे डेब्रिस डीएक्टिवेट होने के बावजूद भी एक डेब्रिस के एक्टिव होने का सिग्नल मिलने लगता है, जिसको डिटेक्ट करते हुए वो बेसमेंट में पहुंचती है जहाँ पर एक अलग ही लैब बनी हुई थी और उसी जगह पर एक डेब्रिस लगा हुआ था जो अब तक चालू था। और अब उस लैब को सही से देखने के बाद फिनोला और ब्रायन को इस बात का पता चलता है कि उस जगह पर डेब्रिस की मदद से काफी सारे नए वेपन्स बनाए जा रहे थे, जो देखने के बाद फिनोला और ब्रायन काफी ज्यादा परेशान होते हैं और उन्हें मैडॉक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। तब वहाँ पर वो लोग मैडॉक से बात करने की कोशिश करती हैं, मगर मैडॉक उनसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करता और उन लोगों के ऊपर ही चिल्लाने लगता है, जिससे वो दोनों तो शांत हो जाती हैं। पर वहाँ पर फिनोला ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो कोई भी डेब्रिस नहीं ढूंढेगी। अब आगे हम लोग ब्रायन को देखते हैं, जो कि जब लैब के अंदर अकेले जाता है तभी अचानक से उसे वहाँ पर पहले आसला और बाद में अचानक से उसे वहाँ पर मैरियल नजर आने लगती है, और ये सब अभी भी डेब्रिस की वजह से ही हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रायन का दिमाग अभी भी उस डेब्रिस से कनेक्टेड था जिससे वो पिछले पार्ट में कांटेक्ट में आया था।
ब्रेन वापस से मैरियल से जानने की कोशिश करने लगता है कि उसने ब्रेन को वो सारी विजन्स क्यों दिखाए। तब मैरियल उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और ब्रेन भी उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन ऐसा करते ही ब्रेन खुद भी एक तरह के पोजीशन में आ गया था और उसके बाद वो तुरंत ही फिनोला के पास जाकर उससे बोलता है कि शायद डेब्रिस जहाँ पर जा रहे हैं उनकी असली जगह वहीं पर है। असल में डेब्रिस को डेब्रिस का मालिक ही अपने पास बुला रहा था और ये सारी बातें ब्रेन को इसी वजह से पता चली थी क्योंकि जब उसने मैरियल से हाथ मिलाया था तो उससे कुछ अजीब से विजन्स आए थे। और उसी समय पर ब्रायन ने यह भी देखा था कि अगर उस आदमी को सारे के सारे डेब्रिस के टुकड़े नहीं मिले तो वो वहां पर मौजूद सभी लोगों को जान से मार देगा। और अब इस बारे में जानने के बाद फिनोला तुरंत ही उस जगह की पोलैरिटी को वापस से नॉर्मल कर देती है जहाँ की पोलैरिटी उसने घटाई थी। और तब वो सारे के सारे डेब्रिस पोर्टल के अंदर जाना चालू हो गए थे और जैसे ही वो सारे डेब्रिस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं तभी अचानक से ही उस जगह पर एक बॉल ऑफ लाइट बन जाती है। सब उसको देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक थे, पर उसी समय पर वो बॉल ऑफ लाइट वहां से उड़ती हुई अपने मालिक के पास चली जाती है, जिसके साथ ही अब सीन वहां से टारलॉक की जेल पर आता है, क्योंकि पुलिस वाले से डॉक्टर के पास जाने का बहाना बनाकर डॉक्टर से खुद को इलेक्ट्रिक शॉक लगवाता है। और अब जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही टारलॉक अचानक से वहां से गायब होकर कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है। तब हम लोग देखते हैं कि टारलॉक असल में अपने एक साथी के पास ही टेलीपोर्ट हुआ था और वो उसके साथ कहीं पर जाने वाला था। वहीं हम लोग जॉन को देखते हैं जो जब फिनोला और ब्रायन से बातें करता है तो उन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में जॉन को एक ऐसा डिब्रिस मिला है जिसको डिब्रिस का मालिक अपने पास नहीं बुला सकता क्योंकि वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है। साथ ही साइज में इतना बड़ा होने की वजह से उसके अंदर पावर भी बहुत ज्यादा थी और अभी के समय पर अगर जॉन के हाथ में वो डिब्रिस लग जाता तो वो काफी सारी चीजों को सॉल्व कर लेता। और अब ये बात जानने के बाद फिनोला और ब्रायन जल्दी से जॉन के पास जाने के लिए निकलते हैं ताकि वो उसके साथ उस डिब्रिस वाली लोकेशन पर पहुंच पाए। लेकिन तभी अचानक से उनके पास मैडॉक का कॉल आता है जो कि उन्हें टारलॉक के जेल से भागने के बारे में बता देता है। साथ ही हम लोग ये बात भी जान पाते हैं कि असल में टारलॉक की बॉडी के अंदर काफी सारे डिब्रिस के छोटे छोटे पीसेस थे, इसी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वो अचानक से उस जगह से टेलीपोर्ट हो पाया। लेकिन अभी फिनोला और ब्रायन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और तुरंत ही जॉन के पास पहुंच जाते हैं। तब हम लोग जॉन को देखते हैं जो कि उन दोनों को लेकर सीधा उस पहाड़ी के पास आ गया था जहां पर वो डिब्रिस मौजूद था। लेकिन उसी सेम लोकेशन पर हम लोग काफी सारे लोगों को देख पाते हैं जो कि आसपास के ही गांव के थे और वो एक टक बस उस पहाड़ को देखे जा रहे थे जिसके ऊपर डिब्रिस था। तब जॉन उनकी हालत देखकर बताता है कि असल में वो लोग डिब्रिस के कंट्रोल में आ गए थे और वो डिब्रिस उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। और इसका मतलब साफ था कि इस जगह पर होने के बावजूद भी वो डिब्रिस एक्टिवेट था और इसीलिए वहां पर जॉन सबसे पहले उस किट को लेने के लिए चला जाता है जिसकी मदद से वो डिब्रिस को डीएक्टिवेट कर सकता था। पर जॉन और फिनोला सीधा डिब्रिस के पास पहुंच जाती हैं, जहां पर जाने के बाद फिनोला चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी डिब्रिस को डीएक्टिवेट करके उन सभी लोगों को सही कर सके। पर वहां पर हम लोग जॉन की बातों से ये बात भी जान पाते हैं कि ये डिब्रिस बहुत ज्यादा पावरफुल था और अगर इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता तो वो सब लोग अपने बारे में सब कुछ भूल जाते। तब फिनोला चाहती थी कि वो हर बार की तरह इन सभी लोगों को भी वापस से बचा ले, पर इस बार जॉन उसे ऐसा नहीं करने देता और हम लोग जॉन की बातों से ये बात जान पाते हैं कि असल में उस जगह पर अभी इन्फ्लक्स वाले पहुंचने वाले थे और जॉन खुद भी काफी समय से इन्फ्लक्स वालों के साथ मिला हुआ है। और अब ये बात जानने के बाद फिनोला बहुत ज्यादा शॉक होती है। असल में जॉन ने खुद को जानबूझकर मारा था क्योंकि उसे इस बात का पता था कि टारलॉक बाद में उसे जिंदा कर लेगा और बाद में जॉन उनके साथ ही मिलकर काम कर सकता है। जॉन के हिसाब से सभी देश की गवर्नमेंट डिब्रिस का यूज अपने लिए पावरफुल वेपन बनाने के लिए कर रही थी, पर जॉन ऐसा नहीं चाहता था। उसके हिसाब से इन्फ्लक्स वाले ही ऐसे थे जो कि सभी देशों को अपने कंट्रोल में करके वापस से शांति कायम कर सकते थे। तब फिनोला जॉन को समझाने की कोशिश करती है कि शायद जॉन को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर जॉन असल में चाहता था कि फिनोला भी उन्हीं लोगों के साथ मिल जाए और उन लोगों की मदद करे। लेकिन फिनोला इस पर साफ इनकार कर देती है। उसी दौरान वहां पर इन्फ्लक्स वाले भी पहुंच जाते हैं जो कि तुरंत ही फिनोला को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और अपने डिवाइस की मदद से तुरंत ही डिब्रिस को डीएक्टिवेट भी कर देते हैं। और तब वहां पर डिब्रिस से एक बहुत बड़ी वेव निकलती है और उस दौरान हम लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग जो अब तक डिब्रिस के कंट्रोल में थे वो अपनी सारी की सारी मेमोरीज को भूल चुके थे। ब्रायन खुद भी इस वेव की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गया था, पर अभी के समय पर वो जैसे तैसे ऊपर की तरफ आता है, जहाँ पर आने के बाद वहाँ पर उसे इन्फ्लक्स वाले घेर लेते हैं। अब वहाँ पर एक एजेंट ऐसा भी मौजूद था जो कि जब ब्रायन को देखता है तो वो उस पर हंसने लगता है जैसे कि वो ब्रायन के बारे में ऐसा कुछ जानता हो जो कि सिर्फ ब्रायन को ही पता हो और ब्रायन ने उसके बारे में किसी और को नहीं बताया हो। और उसी बात पर वो आदमी ब्रायन का मजाक बनाता है और वहाँ से अपने साथियों और साथ ही उस डिब्रिस को डीएक्टिवेट करते हुए ले जाता है।
ब्रायन को अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन्फ्लक्स वाले यहाँ पर कैसे आए और वो जॉन को अपने साथ क्यों लेकर चले गए। पर वहाँ पर फिनोला उसे सारी सच्चाई बता देती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो जॉन के जिंदा होने के बारे में मैडॉक को सारी सच्चाई बता देंगे। जिसके साथ ही अब सीन वहाँ से मैडॉक पर आता है, क्योंकि एक हीलिंग डेब्रिस को किसी तरह से एक आदमी से खरीद कर तुरंत ही उसे अपने बेटे के पास लेकर जाता है और उसकी मदद से अपने बेटे को पूरी तरह से सही कर देता है, जिससे अब उसकी बीवी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उसने भी उससे डिवोर्स ना लेने का फैसला करा था। अब वहाँ से सीन एक बार वापस से एरिज़ोना में आता है, जहाँ पर हम लोग वापस से उसी अनजान आदमी को देख पाते हैं जिसके पास वो लाइट ऑफ बॉल आ गई थी। इसका मतलब यही था कि वही सभी डिब्रीज का मालिक था और वो चाहता था कि सभी डिब्रीज उसके पास आ जाएं। पर अभी भी कुछ डिब्रीज ऐसे थे चूंकि उस आदमी के पास नहीं आए थे, तो वो आदमी तुरंत ही अपनी बॉल ऑफ लाइट को लेते हुए एक गुफा के पास जाता है, जहाँ पर उसका ही एक और साथी उससे मिलता है। और फिर वो दोनों जब गुफा के अंदर जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि गुफा के अंदर ही एक पोर्टल टाइप कुछ एरिया था, वहाँ पर फिनोला कैद थी। अब उन लोगों ने फिनोला को कब पकड़ा और वो लोग फिनोला को कैसे जानते हैं, इसके बारे में हमें कभी भी जानने को नहीं मिलेगा। और इसका सिंपल सा रीजन यही है क्योंकि इसके मेकर ने इसके आगे की कहानी को बनाया ही नहीं, क्योंकि उनका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। पर उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।